नैना ने अपने मोबाइल कैमरे को सेट किया और मेहंदी की ड्रेस में अपनी तस्वीरें खींचने लगी। बाहर से रिश्तेदारों के गाने और हंसी की आवाजें आ रही थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। वो कुछ पल के लिए अपने कमरे में सुकून लेने आई थी और दिल ही दिल में अपने होने वाले पति कपिल को तस्वीरें भेजने का सोच रही थी। जैसे ही उसने तस्वीरें खींची, मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक एक अनजान नंबर चमकने लगा। उसने हैरानी से स्क्रीन की ओर देखा। हो ना हो ये जरूर कपिल की ही कॉल होगी। चेहरे पर हजारों रंग बिखर गए थे और फिर कुछ संकोच के बाद उसने कॉल रिसीव करके कान से लगाया। नैना ने घबराहट भरी आवाज में कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से गहरी अजनबी आवाज आई थी, मुझे तुमसे मिलना है। जबकि नैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन हैं? उसने कड़े लहजे में पूछा। ये जरूरी नहीं, आवाज में अजीब तरह की धमकी और जिद भरी हुई थी। बल्कि जरूरी तो ये है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ नैना। नैना के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपने मोबाइल को मजबूती से पकड़ लिया। आपको क्या चाहिए? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो बुरी तरह डर चुकी थी। वो हमेशा से ही बहुत भोली रही थी और अब भी बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन रही थी। चाहता हूँ कि तुम मुझसे अभी और इसी वक्त मिलो। जादू भरी खूबसूरत आवाज़ जो शायद किसी का भी दिल धड़का सकती थी। और इस वक्त नैना का दिल भी जोरों से धड़क उठा था, लेकिन जज्बात की शिद्दत से नहीं, बल्कि डर की वजह से। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं मुझसे? और आप हैं कौन? आपको पता है मेरे होने वाले पति एसपी कपिल खुराना हैं। अगर मैं इसी वक्त उन्हें बता दूं तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाल लेंगे और इस गलती की बहुत सख्त सजा देंगे, नैना ने दबे गुस्से के साथ कहा, जबकि फोन पर एक क्रूर हंसी की आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारा वो एसपी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और नैना रुहासी हो गई थी। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। पता नहीं कौन था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने जल्दी से कदम बाहर कमरे की तरफ बढ़ाए थे कि तभी फोन दोबारा बजने लगा। वही नंबर था। उसने इग्नोर किया, तभी एक मैसेज स्क्रीन पर जगमगाया, मेरा फोन उठाओ वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। उसने डरते डरते कॉल रिसीव किया। अजनबी की आवाज़ और भी ठंडी और ख़तरनाक हो गई थी। मेरे पास तुम्हारी बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। अगर तुम अभी मुझसे ना मिली तो मैं ये तस्वीरें सबको भेज दूंगा और वो तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत हैं। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मुमकिन नहीं है। आपको मेरी तस्वीरें कैसे मिली? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ नैना, अजनबी ने कहा। और उसी पल नैना के मोबाइल पर एक तस्वीर का नोटिफिकेशन आया। उसने तस्वीर खोलकर देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तस्वीर सच में बेहद अनुचित थी। वो किसी अजनबी के बेहद करीब होकर खड़ी थी और वो अजनबी मर्द एक हाथ उसकी कमर में डाले, एक हाथ से उसके बालों को संभाल रहा था। अगर किसी ने देख ली तो शायद कोई अपना ही उसे मार डालता। नैना के हाथ कांपने लगे। ये मेरी तस्वीर नहीं है। ये आपको कैसे मिली? उसने लगभग चीखते हुए पूछा। मेरी सारी बातें मान लो, ये तस्वीर हमेशा मेरे पास सेव रहेंगी। तुम तो मेरे दिल में बसती हो। मेरी जिद के साथ साथ मेरी इज्जत भी बनने वाली हो और अपनी इज्जत को कोई सरेआम नहीं करता। उसकी आवाज़ में खुमार सा भरा था और नैना को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कौन सा आशिक पैदा हो गया जो उसे आज तक खुद ही पता न था। उसने तो कभी किसी लड़के को कोई उम्मीद नहीं दी थी, कभी किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। उसके चरित्र की कस्में तो पूरा मोहल्ला, पूरा कॉलेज और उसके रिश्तेदार खाते थे। उसने कांपते होठों से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने एक पता भेजते हुए कहा, इस जगह आओ और मुझसे मिलो। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं ये तस्वीरें हर जगह फैला दूंगा। फिर तुम्हारी शादी टूट जाएगी। सारी उम्र के लिए तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे पापा सदमे से दिल का दौरा पड़ने से मर जाएं, तुम्हारी माँ गहरे दुख में डूब जाए, तुम्हारा भाई इज्जत के नाम पर तुम्हारा कत्ल कर दे और तुम्हारा होने वाला पति एसपी कपिल शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के करतूत जानकर खुद को ख़त्म कर ले या फिर तुम्हें ही ख़त्म कर दे। वो बहुत ही मक्कारी से बोल रहा था और नैना को लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं वहाँ नहीं आ सकती। उसने पते की ओर देखते हुए घबरा कर कहा, मेरे घर में बहुत से मेहमान मौजूद हैं, कल मेरी बारात है। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए और ये तस्वीरें डिलीट कर दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। वो मासूमियत से रोते हुए बोली, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अजनबी ने बेरुखी से कहा, अगर तस्वीरें वापस चाहिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, वरना जो होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नैना ने घबराकर कमरे के दरवाजे की ओर देखा। बाहर अब भी गानों की आवाजें आ रही थीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती।
तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है नैना? अजनबी ने कॉल कट कर दी। नैना की सांसें तेज हो गईं। वो एक पल के लिए खामोश खड़ी रही। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था ये बाहर के शोर से भी अधिक गूंज रही है। वो सोच में डूबी खड़ी रही कि क्या करे। ये सब उसकी सोचों से परे था। वो जानती थी अगर ये तस्वीरें बाहर आ गईं तो उसकी इज्जत दांव पर लग सकती है। घबराहट में उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर और बेबसी की भावना उस पर हावी हो रही थी। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नैना के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये अजनबी कौन है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो कपिल को सब कुछ बता दे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरी बात को जरूर समझ जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि तस्वीर इतनी आपत्तिजनक थी कि कोई भी आदमी, खासकर उसका अपना, कोई भी ऐसी बदनामी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सोचती रही और समय बीतता चला गया। धीरे धीरे मेहमान भी सोने के लिए चले गए, थक हार कर। रात के 3 बजे उसने उस अजनबी को मैसेज किया कि वो आ रही है। अब उससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और यही डर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। वो बस थोड़ी सी हिम्मत कर लेती, खुद पर भरोसा रखती कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भला कैसा डरना, और वो कपिल को सब कुछ बता देती तो शायद उसकी ज़िंदगी के साथ साथ कपिल की ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन उसने जल्दबाजी में फैसला लिया और वो उस अजनबी के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। उस अजनबी का तुरंत जवाब आया, आ जाओ स्वीटहार्ट, तुम्हारा ही इंतजार है। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, हर चीज़ खामोशी में डूबी हुई थी। नैना ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और दबे कदमों से बाहर निकली। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके कान घर के किसी भी आहट को सुनने के लिए सतर्क थे कि कहीं कोई जाग न जाए। लेकिन सौभाग्य से सब गहरी नींद में थे, क्योंकि शादी के हंगामों से सब लोग थक चुके थे और इस वक्त बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। खुद को दिलासा देते हुए वो घर से बाहर निकलकर उस पते की ओर बढ़ी। गलियां सुनसान थीं, बस उसके कदमों की आहट रात की खामोशी को भंग कर रही थी। वो तेजी से चलते हुए उस स्थान पर पहुंच गई जहां उस अजनबी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो एक पुरानी वीरान इमारत थी जिसके सामने एक काला साया सा खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हरकत में आया और नैना ने देखा कि एक आदमी जिसने चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप पहन रखी थी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नैना ने घबराकर उसे देखा, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, देखिए आप जो कोई भी हैं, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए। मेरी तस्वीरें फर्जी हैं जो तुम्हारे पास हैं, प्लीज़ उन्हें डिलीट कर दो। कल मेरी शादी है, प्लीज़ ये सब कुछ ख़त्म कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम आखिर हो कौन? आदमी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। नैना के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन वो उसकी और भी करीब आता गया। तुम ये सोचती हो कि सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था जो नैना को और बेचैन कर रहा था। तुम यहाँ आ तो गई हो नैना, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी, और कीमत क्या होगी वो मैं तय करूँगा। नैना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो इतना करीब आ चुका था कि उसके पास भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और नैना के नाक पर क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल रख दिया। नैना ने डरकर छूटने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। उसने बहुत ही प्यार से उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे उठाए हुए थोड़ा आगे बढ़ा था। एक नज़र उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। बड़ी बड़ी पलकों की झालर उसके गालों पर साया कर रही थी। पतली ऊंची सी नाक, खूबसूरत चेहरे की मासूमियत, तराशे हुए गुदाज होंठ, वो बाकी बहुत मासूम और खूबसूरत थी। कपिल, भूल जाओ कि अब ये लड़की तुम्हारी होगी, वो मन ही मन बड़बड़ाया था। धीरे से उसने उसे जमीन पर लिटा दिया था। फिर उसने धीरे से अपने सिर से कैप और चेहरे से मास्क हटा दिया। चांदनी रात में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी काली गहरी और रहस्यमयी आंखें, मानो कोई राज छिपा हो। चेहरे की बनावट तीखी थी। मजबूत कदकाठी, कसरती मसल्स और हल्की दाढ़ी ने उसकी पर्सनालिटी को और भी प्रभावशाली बना दिया था। वो शर्जीत था, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सामने किसी को भी झुकाने की ताकत रखता था। नैना के चेहरे की तरफ शर्जीत ने बहुत ही गौर से देखा, जो डर के बावजूद मासूमियत से भरा हुआ था। अचानक ही उसने बिना सोचे समझे अपनी उंगलियों से उसके नाजुक से होठों को छू लिया था।
होठों से होते हुए उसकी उंगलियां उसके गालों का सफर करने लगीं। चांद की रोशनी में उसका दूधिया सरापा किसी के भी मन को बहका सकता था, लेकिन शर्जीत तो उसे किसी और ही इरादे से लेकर आया था। लड़कियां कभी उसकी कमजोरी नहीं रही थीं। उसकी खूबसूरत मर्दाना पर्सनालिटी पर कई लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं, उसकी दीवानी थीं, लेकिन आज तक कभी उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, सिर्फ एक लड़की के। और उसका ख्याल आते ही सरजीत की आंखें गीली होने लगी थीं। उसने जल्दी से उस लड़की को अपने दिमाग से झटका था, क्योंकि अब उसके सामने नैना थी, उसके दिल का सुकून, उसके मन की शांति, उसके अंदर जलती बदले की आग को शांत करने वाली। उसने वैशाली के अलावा आज तक खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखा था, फिर भला वो नैना की खूबसूरती के आगे कैसे कमजोर पड़ सकता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर काम करना था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो अपनी जीत पर खुश हो। नैना, तुम वाकई बहुत मासूम हो। तुम्हारे साथ ये सब कुछ करते हुए मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, लेकिन तुम बहुत कुछ नहीं जानती, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे किसी सोए हुए बच्चे से बात कर रहा हो। लेकिन तुम्हारे जानने का समय भी आएगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने नैना के बेजान वजूद को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में उठाया और इमारत के बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरजीत ने उसे पिछली सीट पर लिटाया और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसकी नजरें नैना की बेहोशी पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में आगे की योजना चल रही थी। ये खेल अभी शुरू हुआ है नैना, सरजीत ने जैसे खुद से कहा, और इसका अंजाम मैं खुद लिखूंगा। दरवाजा बंद करते हुए उसने नैना पर एक आखिरी नज़र डाली, जो बेखबर सोई हुई थी। सरजीत ने फिर कैप और मास्क पहन लिया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी इमारत से निकाल कर सड़क पर डाल दी, जहां रात की खामोशी अब हर तरफ फैली हुई थी। सुबह का समय था, लेकिन घर में खुशियों की जगह खामोशी और बेचैनी ने ले ली थी। मेहमान आ रहे थे, शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही थीं। हर तरफ एक गहमा गहमी और हर कोई बिजी था, लेकिन नालिनी जी के चेहरे पर चिंता के साफ संकेत थे। वो बार बार अपने कमरे के दरवाजे की ओर देख रही थी, जहां नैना को होना चाहिए था, मगर कमरा खाली था। डर की वजह से उनका बुरा हाल था। वो अपने तौर पर नैना को हर जगह ढूंढ चुकी थी, लेकिन अब कोई चारा नहीं था बिना संतोष जी को बताए। नालिनी जी ने गहरी सांस ली और अपने पति संतोष जी को एक तरफ बुलाया। नैना कमरे में नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में घबराहट थी। संतोष जी ने हैरानी से उन्हें देखा। क्या मतलब? नैना कमरे में नहीं? क्या बकवास कर रही हो? आज शादी है उसकी, वो कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता, नालिनी जी ने बेबसी से कहा। मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं है। पत्नी के चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर संतोष जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। ये कैसे हो सकता है? शादी का दिन है और दुल्हन गायब। उसी समय उनका बड़ा बेटा अमन उनके पास आया। मम्मी, पापा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। नालिनी जी ने अमन को इशारा किया कि वो चुप रहे। अमन, इधर आओ मेरे पास, हमें एक समस्या हो गई है। नैना अपने कमरे में नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये बात अटकते हुए अमन को बताई थी। अमन के चेहरे पर हैरानी और डर की भावनाएं छा गईं। क्या? वो कहाँ जा सकती है? हमें नहीं पता अमन, वो हमारे मुंह पर कालिख पोत कर कहाँ चली गई, संतोष जी ने कड़े स्वर में कहा। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, किसी को कुछ ना बताना। हम उसे अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कपिल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसकी जरा भी बदनामी हुई, संतोष जी घबराते हुए बोले। तुम जानते हो वो हमें ऐसे केस में फंसा देगा कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे। अमन ने एक पल को सोचा। नैना अपने कमरे में नहीं है, इसका मतलब नैना जानबूझकर शादी से भाग गई है। उसने ये बात अपनी माँ से भी कह दी। नालिनी जी ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं, ऐसा मत कहो अमन, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश थी शादी को लेकर, शादी के एक एक पल को गिन गिन कर गुजार रही थी। हम सब लोग गवाह हैं नैना और कपिल की मोहब्बत के। फिर भला वो अपनी शादी से क्यों भागती? जरूर कुछ बुरा हुआ है, जरूर मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है। हमें शांत रहकर उसे खोजना होगा। संतोष जी ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कपिल और नैना एक दूसरे से जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर नैना शादी से गायब कहाँ हो गई। नालिनी, दिमाग पर जोर लगाओ, कोई ऐसा पल, कोई ऐसी बात जो नैना ने तुमसे कही हो, उसके जरिए हमें कोई सुराग मिल सकता है। उसने कुछ कहा था, याद करो नालिनी। नालिनी ने अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कोई जवाब न मिला। नहीं, वो पूरी तरह सामान्य थी। ये सब अचानक हुआ है। हमें उसे चुपचाप खोजना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संतोष जी ने बेचैनी से माथा मसलते हुए कहा था। अगर किसी को कुछ भी पता चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी।
अमन ने भी सिर हिलाया। मैं घर के बाहर देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। आप नैना की सहेलियों को बहाने से फोन करके पता करें। नालिनी जी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी बच्ची को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। संतोष जी, वो बहुत मासूम है, जमाने की चालबाजियों से बिल्कुल अनजान। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो इस तरह अचानक घर छोड़कर नहीं जा सकती। नालिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल किसी अनहोनी के एहसास से कांप उठा था। संतोष जी ने उनका हाथ थाम लिया। हम उसे ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। अगर वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं भागी तो जल्दी ही हम उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हमें शांत रहना होगा। अभी भी एक दूसरे को दिलासा ही दे रहे थे और अमन ने अपने कदम बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ाए थे कि तभी अचानक अमन का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर कपिल का नाम चमक रहा था। उसने घबराकर अपने पापा की ओर देखा। वे भी उसकी ओर ध्यान लगाए हुए थे। जिससे ये बात छिपा रहे थे, उसी की कॉल आ गई थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर कॉल रिसीव की। जी बोलिए, सब ठीक तो है ना? वो अपनी घबराहट छिपाते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ कपिल की आवाज़ घबराई हुई थी, जैसे वो किसी बड़े सदमे में हो। अमन, अमन, नैना। वो कुछ क्षण रुका, जैसे उसके शब्द उसके गले में अटक गए हों। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ कपिल? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कपिल ने गहरी सांस ली, जैसे अपने आंसुओं को कहीं अंदर ही अंदर उतार रहा हो। गले में फंसी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। अमन, नैना का एक्सीडेंट हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। जबकि ये सुनते ही अमन का शरीर सुन्न हो गया। जैसे उसने ये खबर सुनी, उसे लगा कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। क्या क्या कह रहे हो कपिल? ये मुमकिन नहीं। संतोष जी, नालिनी जी ने परेशान होते हुए अमन को देखा, जो सदमे की वजह से एकदम निढाल होकर वहीं सोफे पर गिर पड़ा था। क्या हुआ अमन? कपिल क्या कह रहा है? क्या उसे नैना मिल गई? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? नालिनी जी ने घबराकर पूछा। अमन ने कांपती आवाज में कहा, कपिल कह रहा है कि नैना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुकी है। ये खबर सब पर कहर बनकर टूटी थी। नालिनी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गईं। संतोष जी ने दीवार का सहारा लिया। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो धीमे आवाज में बोले। दूसरी ओर कपिल की कॉल जारी थी। अमन, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो मेहंदी का लहंगा पहने हुए थी। चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन लहंगे से पता चल गया कि वो नैना ही थी। और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो मैंने उसे दिया था। वो एक ऐसा अकेला ब्रेसलेट था जो किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रेसलेट स्पेशली मैंने अपने और नैना के नाम से बनवाया था। जबकि अमन तो अब कुछ सुनने की हालत में ही नहीं था। फोन उसके हाथ से सोफे पर गिर चुका था। कितनी ही देर तक कपिल हेलो हेलो करता रहा और आवाज ना आने पर वो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब उसके मोबाइल पर कॉल आई कि एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उसे तुरंत वहां पहुंचना होगा। कपिल, जो कि एसपी था, तुरंत वहां पहुंचा। एक क्षतिग्रस्त कार और उसके पास एक निर्जीव वजूद पड़ा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो लड़की मेहंदी का लहंगा पहने हुए थी। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, लेकिन लहंगे से उसकी पहचान साफ थी। फिर भी दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद ये नैना ना हो। कपिल ने खुद को संभालते हुए उसकी कलाई थामी थी, जिसमें नैना और कपिल के नाम का ब्रेसलेट जगमगा रहा था। और फिर सब कुछ साफ हो गया। वो नैना ही थी। सब कुछ खत्म हो गया था। अभी तो उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, और वो शुरुआत होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। नैना बीच सफर में छोड़कर चली गई। तुमने तो 7 जन्म निभाने का वादा किया था, एक जन्म भी निभा न कर सकी। कितने ही आंसू थे जो टूटकर उसके गालों पर बह रहे थे, और सामने पड़े नैना के बेजान वजूद को वो पत्थर निगाहों से देखे जा रहा था। घर के अंदर हर कोई इस खबर पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हर कोई अविश्वास और सदमे में था। नालिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी बेटी, मेरी नैना, ये कैसे हो सकता है? संतोष जी ने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। हमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रात तक तो वो हमारे साथ ही थी, फिर वो वहां कैसे पहुंची? अमन ने कपिल की बातों को मुश्किल से सुना। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ये सब कैसे हुआ? हमने उसे जाने ही क्यों दिया? उसने खुद से सवाल किया। घर में गहरी खामोशी छा गई, जैसे सबके दिल पर भारी बोझ था। हर आंख नम थी, हर दिल दर्द से भरा हुआ था। नैना की मौत की खबर ने खुशियों भरे समारोह को एक दर्दनाक हादसे में बदल दिया था।
ये गम इतना बड़ा था कि कोई इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। पूरे खानदान में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। शादी वाले घर का आंगन मातम में बदल चुका था। हर तरफ खामोशी का साया था, जिसे बस कभी कभार किसी की सिसकी या करहाने की आवाज तोड़ रही थी। नैना का पार्थिव देह को सफेद चादर में लपेटकर आंगन के बीचों बीच रखा गया था। चादर के नीचे से उसका निश्चल शरीर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो गहरी नींद में हो। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हर दिल को चीर कर रख दिया था। नालिनी जी ने अपनी बेटी के पास बैठ गईं। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। वो चादर पर हाथ फेरते हुए बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछती, जैसे भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। मेरी बेटी, मेरी मासूम सी नैना, वो बार बार बड़बड़ा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उनकी आंखों में एक ना खत्म होने वाला दर्द था जो हर कोई देख सकता था। संतोष जी भी कोने में खड़े थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कांपती टांगें और लड़खड़ाती आवाज उनके भीतर के तूफान को जाहिर कर रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। अमन भी अपनी बहन के मृतदेह के पास बैठा था। उसकी नजरें चादर पर टिकी थीं, जैसे वो इसके नीचे नैना को देखने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल बार बार इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था कि नैना अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसकी मुट्ठियां कस गईं, जैसे वो किसी अदृश्य दुश्मन को पकड़ना चाहता हो। कपिल भी एक कोने में बैठा सदमे से नैना को देख रहा था। जिस लड़की के साथ उसने इतने सपने संजोए थे, वे सब एक पल में बिखर गए थे। उसकी मौत ने हर शख्स की आंखों को आंसुओं से भर दिया था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। मेंशन की विशाल और भव्य इमारत अपनी शाही शान के साथ खड़ी थी। हर कोना सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। अंदर के हिस्से में एक बड़े कमरे की हल्की रोशनी माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। कमरे में रखी हुई कीमती चीजें, खूबसूरत कलाकृतियां और पुरानी शैली का फर्नीचर इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को दर्शा रहे थे। सरजीत, जो अपनी ऊंची कंदकाठी और खूबसूरत मनमोहनी पर्सनालिटी के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसने काले रंग की पैंट और वाइट रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके मजबूत शरीर पर जच रही थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, जिसमें हल्के नाश्ते की चीजें थीं। कमरे में पसरे हुए सन्नाटे को सिर्फ उसके कदमों की धीमी आवाज तोड़ रही थी। सामने बिस्तर पर हल्के ग्रीन रंग के लहंगे में लिपटी एक लड़की बेहोशी की गहरी नींद में पड़ी थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना ही थी। दुनिया की नज़र में वो मर चुकी थी, लेकिन हकीकत में ये सरजीत की कैद में थी। सरजीत की नज़रें नैना पर टिक गईं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिस्तर के पास पहुंचा। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास और शांति थी। उसने ट्रे एक तरफ रखी और धीरे से नैना के कंधे को हिलाते हुए उसे जगाने लगा। जाग जाओ नैना। लेकिन शायद वो बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए उसने हाथ में पानी का गिलास उठाया और कुछ छींटे उसके चेहरे पर डाले। नैना की पलकें हल्की हल्की सी कांपीं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कुछ पलों के लिए वो खाली नजरों से चारों ओर देखने लगी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग पूरी तरह जागा, उसने तुरंत उठकर बैठने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर में ही उसका दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। वो आंखें फाड़े अपने सामने बैठे उस अनजान मर्द को देख रही थी, जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सरजीत ने एक कदम पीछे हटते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। घबराओ मत नैना, तुम सुरक्षित हो। नैना की आंखें हैरानी और डर से भर गईं। सुरक्षित? ये कैसी सुरक्षा है? नहीं चाहिए मुझे ये सुरक्षा। मैं यहाँ क्यों हूँ? आज तो मेरी शादी थी। मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा भाई और कपिल। उसके होंठों से बेतरतीब से शब्द निकल रहे थे। वो पागलों की तरह चीख पड़ी। कौन हो तुम? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? बाद में बात करेंगे नैना, पहले थोड़ा सा कुछ खा लो। तुम काफ़ी देर से बेहोश पड़ी थी, जानती हो। पूरी रात और अब पूरा दिन तुम्हारी बेहोशी में निकल चुका है। इतनी देर हो गई मुझे घर से निकले हुए। तो तुम ही वो इंसान हो ना जिसने मुझे ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाया था? वो तस्वीरें तुम्हारे ही फ़ोन में थी ना? वो एक पल में सब कुछ समझ चुकी थी। बहुत समझदार हो मेरी स्वीट हार्ट। आगे की बातें भी जल्दी ही समझ जाओगी। फिलहाल खाना खाओ। नहीं खाना, मैंने खाना। उसने झटके से उसका हाथ झटक दिया था, जबकि सरजीत को अब गुस्सा आया था। उसने एक झटके से उसके जबड़ों को अपनी सख्त मुट्ठियों की जकड़ में जकड़ लिया। आंखों में गुस्से और जुनून की लपटें निकलने लगी थीं। खाना खाओ,
वरना अपने तरीके से खिलाऊंगा, समझी तुम? मेरे गुस्से और जुनून को हवा मत दो, वरना तुम सह नहीं पाओगी। ये कहकर उसने एक झटके से नैना को छोड़ा था। वो वाकई खतरनाक रूप में उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर वो सहम चुकी थी। जबकि सरजीत गहरा सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करने लगा और फिर वो अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाने लगा और वो चुपचाप आंसू बहाते हुए मुंह खोलती जा रही थी। भूख तो लगी थी और पेट में लगी आग को शांत भी करना था, इसलिए चुपचाप खाना खाने लगी। गुड गर्ल। खाना खाने के बाद उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसका मुंह साफ कर दिया और पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उसके बाद सरजीत ने बेड से उतरकर ट्रे साइड टेबल पर रखी और अपने हाथ पीछे बांधते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे पता है नैना, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, उलझन में हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं जिससे इंसान भाग नहीं सकता, जैसे कि तुम्हारा यहाँ होना और वहाँ तुम्हारी मौत का होना। अंतिम शब्द उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहे थे। नैना ने घबराई हुई आंखों से उस बड़े और आलीशान कमरे को देखा, जैसे भागने का कोई रास्ता खोज रही हो। मुझे वापस ले चलो, ये सब गलत है, मेरे घर वाले परेशान होंगे, मुझे छोड़ दो प्लीज, भगवान के लिए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, आज मेरी शादी है, मेरे पापा मर जाएंगे। सरजीत मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपने घर से बहुत दूर हो और तुम्हें यहाँ आए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, तुम्हारी शादी की तारीख भी निकल चुकी है। नैना ने हैरानी से सरजीत की ओर देखा, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। सरजीत ने उसकी बेबसी पर नजरें टिकाते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा नैना, लेकिन अभी तुम यहाँ हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। नैना की सांसें तेज हो गई थीं। क्यों? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? आखिर तुम हो कौन? सरजीत ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ राज वक्त के साथ समझ में आते हैं नैना, अभी तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ और ये डरावना सपना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पापा न जाने किस हाल में होंगे। क्या सच में? मेरी शादी को 2 दिन हो चुके हैं, वो मासूमियत और हैरानी भरे लहजे में बोल रही थी, जबकि सरजीत के होंठों पर एक धीमी मुस्कान आई थी। सरजीत ने सिर हिलाया, शायद ये सपना ही हो, लेकिन कभी कभी सपने हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। नैना ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन सरजीत की नज़रें उसे रोकने के लिए काफ़ी थीं। मुझे घर जाना है, ये सब गलत है, वो फूट फूट कर रो पड़ी। सरजीत ने गहरी सांस ली और कहा, समय के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा नैना, अभी तुम्हें सिर्फ आराम करने की ज़रूरत है। नैना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब गलत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। सरजीत ने उसकी ओर देखते हुए नरमी से कहा, नैना, कभी कभी गलत रास्ते भी हमें सही मंजिल की ओर ले जाते हैं। वो आदमी रहस्यमयी बातें कर रहा था, उसकी बातें बहुत रहस्यमयी थीं, ये बात नैना ने दिल से मान ली थी। हाँ, वो दिखने में बहुत खूबसूरत था, शायद कपिल से भी ज़्यादा, लेकिन इस वक्त उसे वो किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। वो बुरी तरह से रो रही थी। उसकी शादी को 2 दिन निकल चुके थे और वो किसी अजनबी के घर में मौजूद थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसे किसी जाल में फंसाया गया है, लेकिन क्यों, ये उसे खुद नहीं पता था। नैना का ये हादसा सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद सरजीत था। सरजीत ने उस रात बड़ी चतुराई से अपने प्लान को अंजाम दिया था। उसने एक लावारिस बॉडी हासिल की जिसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। उसको सेम नैना जैसे कपड़े और गहनों से सजा दिया ताकि देखने वालों को लगे कि ये नैना ही है। लास्ट में वो ब्रेसलेट पहनाना नहीं भूला था जिस पर नैना और कपिल लिखा हुआ था। उसने एक नफरत भरी नज़र उस ब्रेसलेट को देखा था और नैना की कलाई से निकाल कर उस लड़की की कलाई में डाल दिया था। रात के अंधेरे में सरजीत ने बड़ी सावधानी से कार को खाई से नीचे गिराया था। सरजीत चुपचाप वहां से दूर चला गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। दूसरी तरफ कपिल, जो अपनी बारात लेकर आ रहा था, उसे अचानक एसपी के रूप में सूचना मिली कि ये कार का एक्सीडेंट हो चुका है। वो तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन जो दृश्य उसने देखा था उसके दिल को चीरने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल गम से भर गया था। सरजीत का प्लान पूरी तरह सफल हो चुका था। उसने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें हर कोई फंस चुका था। उसने न केवल नैना को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि सबको यह भी यकीन दिला दिया कि अब नैना इस दुनिया में नहीं रही। ये सब इतने तरीके से हुआ था कि किसी को भी सरजीत पर शक नहीं हुआ
और भला होता भी कैसे, वो तो घटना स्थल पर आया ही नहीं था। उसी रात वो नैना को लेकर दूसरे शहर चला गया और अब उसका इरादा किसी दूसरे देश जाने का था। हाँ, वो कपिल से सब कुछ छीन लेना चाहता था। वो उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। और अब तो बात उसकी पसंदीदा औरत की थी। वो कैसे नैना को एसपी कपिल के हवाले कर सकता था, जबकि दूसरी तरफ कपिल पूरी तरह से पागल हो चुका था। ना वो किसी से बात कर रहा था, ना कुछ कह रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ उसने एक खूबसूरत जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वो उसे छोड़कर, उससे रिश्ता तोड़कर, उससे बेवफाई करके भाग गई थी। और तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सोच उसकी आत्मा को झकझोर देने के लिए काफ़ी थी। जिस घर में खुशियां आने वाली थीं, वहां मातम छा गया था। ये दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दुख निरर्थक है, क्योंकि वो लड़की मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, और एक ऐसे इंसान की कैद में थी जिससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल था। नैना कमरे के शांत माहौल में बैठी हुई थी, बाहर की दुनिया से बेखबर। बुखार की वजह से वो बिस्तर तक सीमित हो गई थी। इस हवेली में आए हुए से 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन वो अभी तक मानसिक रूप से उलझी हुई थी। 1 हफ्ते के दौरान उसने सिर्फ सरजीत का नरम व्यवहार महसूस किया था, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। वो उसकी देखभाल करता, उसके लिए दवाइयाँ और खाना लाता और हर समय उसके आसपास रहता। उस दिन भी नैना आधी बेहोशी की हालत में थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला तो देखा सामने दरवाजे पर एक नौकरानी खड़ी थी, जो बहुत ही सम्मान से सिर झुकाकर बोली, बीबी जी बाहर आ जाइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। नैना की आंखों में हिचकिचाहट और डर झलकने लगा। साहब, उसने कमजोर सी आवाज में पूछा। नौकरानी ने नरमी से जवाब दिया, जी बीबी जी, सरजीत साहब, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नैना ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने नौकरानी की मदद से धीरे धीरे मुंह हाथ धोया और अपने बाल संवारे। आईने में अपनी सूरत देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। क्या ये सब एक सपना है? उसने खुद से बुदबुदाया। नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी सब ठीक हो जाएगा, आप इतना परेशान ना हो। साहब तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। आइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। नैना ने बेबस सी नज़र से उस औरत को देखा था, जो 30 से और 35 साल के बीच थी। उसे कैसे बताती कि ये प्यार नहीं, एक कैद थी। नैना ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे से बाहर आ गई। वो एक विशाल हॉल में पहुंची, जहां सरजीत एक खूबसूरत मेज पर नाश्ता लगाए बैठा था। जैसे ही उसने नैना को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। आओ नैना, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठो, कैसी हो अब तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नैना धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और अपनी नजरें झुका लीं। उसके दिल में डर और उलझन थी। एक बात बताएंगे? हाँ पूछो, एक नहीं 1000 बातें पूछो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी बातों को। वो दिलचस्पी से उस लड़की को देख रहा था, जो पिछले हफ्ते से उसके साथ मौजूद थी, लेकिन जैसे बोलना भूल चुकी थी। और आज जब बोली तो उसे अच्छा लगा था। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। सरजीत ने नरमी से जवाब दिया, आप यहाँ सुरक्षित हैं नैना। मैं चाहता हूँ आप आराम करें और खुद को शांत महसूस करें। नैना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरी शादी थी, मेरे घर वाले परेशान होंगे। सरजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं हूं ना। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। नैना ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? ये सब इतना अजीब है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? बेबसी से भरे आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े थे। आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं। जो भी हुआ है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और आपका नाम भी जाहिर नहीं करूंगी, बल्कि मैं सबसे ये बोल दूंगी कि मुझे कपिल से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए मैं भाग गई थी और अपनी दोस्त के घर चली गई थी। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ाइए। वो विनती करने वाले अंदाज में बोली। उसकी आवाज में लर्जिश थी। मेरा इरादा यही था कि अपना मकसद कामयाब होने के बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। वो जैसे बहुत बड़ी उलझन का शिकार था। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? और क्या मकसद है तुम्हारा? बाद में बताऊंगा, फिलहाल नाश्ता करो और भूल जाओ कि तुम यहाँ से कहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैं आपको जानती तक नहीं, आप मेरे लिए एक अजनबी हैं, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। उसे समझ नहीं आ रहा था ये शख्स क्या चाहता है। सरजीत मुस्कुराते हुए बोला, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा नैना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और कुछ समय बाद तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगने लगेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं खुदगर्ज हो गया हूँ, मोहब्बत के आगे मजबूर हो चुका हूँ। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था
तो मुझे तुमसे न कोई लगाव था न कोई मोहब्बत, बस अपना मकसद नजर आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आया, क्योंकि तुम मेरे दिल में बस चुकी थी। शायद पहली नज़र का इश्क इसे ही कहते हैं, जो मुझे तुम्हें देखकर हुआ था। अब अगर मैं तुम्हें छोड़कर आ गया तो शायद मैं जिंदा न रह पाऊँ। नैना, मेरी मोहब्बत को महसूस करो, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो उसकी बात सुनी नहीं रहा था, बल्कि अपनी बातें उस पर थोप रहा था। नैना समझ गई कि वो कुछ भी कह ले, सरजीत को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसकी बातें नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे वो बेवजह बोल रही हो। नैना ने खामोशी से नाश्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में डर अब भी था। वो सरजीत के प्यार भरे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। फिर भी वो खामोश हो गई थी, क्योंकि उसे अब सवाल करना बेवकूफ़ी लग रहा था। जबकि दूसरे दिन वो बेड पर बैठी रो रही थी, उसके आंसुओं में उसके घर वालों की यादें और अपनी रिहाई की दुआएं शामिल थीं। वो अपने भगवान से अपने माँ बाप की हिफाजत और इस कैद से आज़ादी की गुहार लगा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा चरमराया और धीरे धीरे खुला। नैना ने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजे पर सरजीत खड़ा था, चेहरे पर कठोरता और आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए। वो कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। नैना, सरजीत की गंभीर सी आवाज़ गूंजी। नैना ने घबराकर नजरें झुका लीं और जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए उठने लगी। आप यहाँ क्यों आए हैं? सरजीत धीरे से आगे बढ़ा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नैना ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, आंखों में डर था। कौन सी बात? सरजीत ने एक पल के लिए ठहरकर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नैना। ये सुनकर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने फौरन पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सरजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी नैना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नैना ने हिम्मत करके कहा, मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। सरजीत ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और सख्ती से दबोचते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी नैना, तुम्हें शादी करनी होगी। नैना ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, ये जुल्म है मेरे साथ। सरजीत ने उसे करीब खींचते हुए कहा, ये जुल्म नहीं, मोहब्बत है। तुम चाहे जो भी समझो, खैर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। नैना की आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वे मेरे सब कुछ हैं। सरजीत ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ नैना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे घर वालों को हर वो खुशी दूंगा जो उन्हें नहीं मिली, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना ने कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए मजबूर हूँ, लेकिन मेरे दिल की खुशी इसमें शामिल नहीं होगी। सरजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। नैना ने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। ठीक है, मैं राजी हूँ। सरजीत ने नरमी से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू सो मच नैना, आई होप हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। नैना ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल दुख से भर गया। इस इंसान ने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। शादी के एक दिन पहले उसे ज़बरदस्ती घर से उठा लिया और अब पिछले 10 दिन से वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती रख रहा था और अब एक अनचाहे रिश्ते में भी बांध रहा था। सरजीत ने उसका हाथ थाम लिया और कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। उनके बीच खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी नैना के दिल की धड़कनों से भरी हुई थी। मध्यम रोशनी से सजे कमरे में हर चीज़ को एक अजीब सा सन्नाटा घेर रखा था। दीवारों पर लगे झूमर की रोशनी में हर चीज़ धुंधली परछाई की तरह दिख रही थी। नैना गुलाबी जोड़े में थी, जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसका चेहरा एक मास्क के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसकी कांपती हुई आंखें उसके डर और बेबसी को बयां कर रही थीं। उसके हाथ घुटनों पर रखे थे और वो लगातार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। कुछ ही देर पहले सरजीत उसे अपने नाम कर चुका था और अब इस नए रिश्ते में बंधकर नैना एक नए एहसास से घिरने लगी थी। वो बेचैनी से सोफे पर बैठी हुई थी जब सरजीत अंदर कमरे में दाखिल हुआ। बधाई हो नैना, अब तो मेरी पत्नी हो। नैना ने धीरे से सिर झुका लिया और अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और अपनी आंखों की नमी छिपाने की कोशिश करने लगी। नैना ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। शायद वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि वक्त सच में सब कुछ ठीक कर देगा।
धीरे धीरे समय बीतता चला गया और आज तक नैना ये न समझ पाई कि सरजीत उसे किस मकसद के लिए जबरदस्ती उठाकर लाया था। शादी के बाद उसका बहुत ख्याल भी रखता था, उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता। कई बार नैना ने अपने माँ बाप का जिक्र किया, लेकिन सरजीत हर बार उसे टाल देता था। उसने घर में नैना के हर आराम का इंतजाम किया था। वो उसे बाहर भी घुमाने ले जाता, लेकिन सिर्फ अपने साथ। वो नैना को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखता था। जब भी वो उसे बाहर ले जाता, उसे पूरी तरह पर्दे में ढक देता था। कई बार नैना ने इस बारे में पूछा, लेकिन सरजीत हर बार चुप हो जाता। भगवान ने उन्हें एक बेटा भी दिया। उनकी जिंदगी अब एक नॉर्मल तरीके से गुजरने लगी थी। इन 4 सालों में सरजीत ने नैना को बस इतना ही बताया था कि उसके माँ बाप के लिए वो मर चुकी है। मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम्हारी शादी होने वाली है तो मुझे ये सब करना पड़ा। और उस दिन नैना फूट फूट कर रोई थी। उसने सरजीत से बात करना बंद कर दिया था। उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आखिर कब तक? वो उसका पति था, उसके बेटे का बाप था, उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र था। भला वो उसे कैसे छोड़ सकती थी? आखिरकार वो हार गई। उसने घुटने टेक दिए और सरजीत के साथ ज़िंदगी बिताने लगी, लेकिन बिना सरजीत से मोहब्बत किए। वो चाह कर भी सरजीत के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा ना कर सकी। हाँ, ये ज़रूर था कि सरजीत की बेइंतहा मोहब्बत ने उसे उसकी सारी तकलीफ़ें भुला दी थी और उसने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था उसकी ज़िंदगी में अभी एक ऐसा सच भी आने वाला है जो उसे पूरी तरह तोड़ कर रख देगा। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह था, जब अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना अपने बेटे के साथ लॉन में खेल रही थी। उसने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा। पास ही कुर्सी पर बैठा सरजीत अखबार पढ़ रहा था। उसने भी चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इस वक्त उनके घर कौन आ सकता था? चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो सामने एसपी कपिल खड़ा था। कपिल और कोई नहीं बल्कि सरजीत का चचेरा भाई था। जैसे ही नैना और सरजीत ने उसे देखा, दोनों सन्न रह गए। कपिल भी चौंक गया था नैना को देखकर। ये सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि ये एक बदले की दास्तान थी। कपिल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसे हमेशा हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी, मगर सरजीत को हर चीज़ के लिए मना कर दिया जाता था। और कपिल के लिए सरजीत के दिल में नफरत उस समय और भी बढ़ गई जब सरजीत एक लड़की वैशाली से प्यार करने लगा। लेकिन कपिल ने अपनी पहुंच के जरिए वैशाली की सच्चाई सबके सामने खोल कर रख दी। वो एक गलत काम करने वाली लड़की थी। उसके अंडर 2-3 लड़कियां और भी काम करती थीं। लड़कों को फंसाना, फिर पैसे ऐंठना, यही उनका काम था। जबकि सरजीत को कपिल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। उसे तो बस यही लगता था कि कपिल चाहता ही नहीं सरजीत अपनी मोहब्बत को हासिल कर सके, इसलिए उसने वैशाली को जानबूझकर फंसाया है। जबकि एसपी कपिल के डर से वैशाली वो इलाका छोड़कर फरार हो गई थी और सरजीत नफरत की आग में जलने लगा था। जब उसे पता चला कि एसपी कपिल किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी कर रहा है, तो उसी वक्त उसने अपने दिमाग में प्लानिंग कर ली थी। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने न दिया, तो तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिलेगी। शायद इसी वजह से उसने पूरी काया ही बदल दी थी। कपिल की होने वाली दुल्हन को अगवा कर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। कपिल कितनी ही देर तक सामने खड़ी नैना को देखता रहा। वो नैना के लिए कितना तड़पा था। उसके मरने का सुनकर भी उसे सब्र न आया था। आज तक उसने नैना की जगह दूसरी लड़की को नहीं दी थी। वो हमेशा नैना की यादों के सहारे जिंदगी बिताना चाहता था और आज नैना को सामने देखकर वो तड़प उठा था। वो तो नैना की बेवफाई के बावजूद भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। जब मोहब्बत नहीं थी तो कह देती, इस तरह ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? खुद को मरा हुआ साबित करके यहाँ अपने आशिक के साथ ये ऐश भरी जिंदगी गुजार रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा? जबकि नैना कपिल को देखकर बेतहाशा फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो कपिल के सीने से लगकर अपने बीते सालों के दुखों को आंसुओं के जरिए निकाल देना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो एक पल के लिए भी खुश न रह सकी है। लेकिन वो अब किस हक और किस रिश्ते से कपिल के करीब जाती? उसने अपने कदम रोक लिए। उसके कदमों में उसके बेटे अतुल की बेड़ियां जो पड़ चुकी थीं। वो चाह कर भी इन बेड़ियों को तोड़ नहीं सकती थी। वो बोली तो बस इतना बोली थी कि मैं मजबूर थी कपिल। जो कुछ हुआ शायद भगवान को यही मंजूर था, और तुम भी अब इस बात पर सब्र कर लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। कपिल ने एक नज़र नैना के पीछे खड़े सरजीत पर डाली थी। सरजीत के चेहरे पर छाई मक्कारी की झलक से कपिल को समझते देर न लगी थी कि सारा खेल सरजीत का रचाया हुआ है। वो कितनी ही देर हैरान परेशान सरजीत को देखता रहा। सरजीत, मैं तो तुम्हें हमेशा अपना भाई मानता था और तुमने ये सब कुछ
हाँ, मैंने किया ये सब कुछ जानबूझकर। तुमने भी मेरी जिंदगी में दुखों का घना अंधेरा कर दिया था और इस तन्हाई में, इस दुख में मैंने तुम्हें धकेल दिया। अब नैना मेरी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है। तुम पूरी जिंदगी अब इस आग में जलते रहो कि तुम्हारी मोहब्बत को मैंने हासिल कर लिया। कपिल सब कुछ समझ गया था। गुस्से से भरा वो नैना की तरफ बढ़ा और उसने नैना को सब कुछ बता दिया। सरजीत के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वो शांत रहा। वो जल्दी से नैना के सामने आकर खड़ा हुआ। नैना, जो कुछ भी ये कह रहा है वो सच है। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, बदला लेने के लिए किया था, मगर अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो। मैंने कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दिया, हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। जबकि नैना अब इस बात से सामने खड़े मर्द को देख रही थी। कितना बड़ा खेल खेला था उसने, कितनी जिंदगियां बर्बाद की थीं उसने, और अब कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बेबसी के 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर आए थे। नैना गुस्से में उठी और अंदर चली गई। सच्चाई की कड़वाहट ने उसकी रूह को झकझोर दिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मन में अजीब सी कशमकश थी। बाहर सरजीत भी चुप बैठा था। शायद पहली बार उसे अहंकार से ज्यादा अपने रिश्ते की परवाह हो रही थी। थोड़ी देर बाद कपिल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नरम आवाज में कहा, जो होना था वो हो चुका है। सरजीत अब तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। जब मैं यहाँ आया तो अफसोस हो रहा था कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था। सरजीत ने हर किसी से रिश्ता तोड़कर तुमसे रिश्ता जोड़ा है। मैंने जैसे तैसे सरजीत का पता निकाला और उसकी खैर खैरियत पूछने आया था, लेकिन वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही नैना ने गहरी सांस ली। अपने आंसू जैसे उसने कहीं अंदर ही उतार लिए थे, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो। तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना होगा। कपिल ने जख्मी दर्द भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यही सही फैसला है नैना। नैना ने भी धीरे से सिर हिला दिया। बस अपने माँ बाप से मिल लो, उन्हें खुश कर दो। तुम्हारे जाने के बाद वो तो जीना ही भूल चुके हैं। नैना ने धीरे से सर हिलाया और कपिल खामोशी से लौट गया। वो धीरे धीरे चलती हुई अपने परिवार के पास पहुंची, अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके माथे को प्यार से चूमा। फिर उसने मुस्कुराते हुए सरजीत का हाथ थाम लिया। इसका मतलब था कि उसने सब कुछ भुला दिया था, क्योंकि अब माफ़ी या फिर नफरत दिखाने का कोई मतलब नहीं था। उसने बस अपनी ज़िंदगी जीनी थी, अपने बेटे की खातिर। उसके दिल में सरजीत के लिए कोई भाव नहीं था, ना तो नफरत का और न प्यार का। एक ठंडा एहसास था, और वो बस ये कि वो उसके बेटे अतुल का बाप था। उसने सब कुछ भुला दिया था और ज़िंदगी के आगे सफ़र पर रवाना हो गई थी। वो अपने माँ बाप से भी मिलने गई थी। इतने सालों बाद बेटी को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आए थे। सरजीत ने अपनी गलती सबके सामने स्वीकार भी कर ली थी। शायद सब लोगों ने उसे माफ़ भी कर दिया था। और उस रात जब उसने नैना को अपने करीब खींचा तो उसका ठंडा वजूद महसूस करके वो गहरी सांस लेकर रह गया था। वो उसके वजूद को तो हासिल कर लेता था, लेकिन उसकी मोहब्बत भरे गर्म जज्बात को आज तक महसूस नहीं कर पाया था। प्यार भरे खूबसूरत रोमांटिक पलों में नैना का पूरा वजूद एकदम ठंडा रहता था, और सरजीत अपनी ज़रूरत पूरी करके उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता था। वो भी शायद अब इस बात को मान चुका था। अब जिंदगी में सिर्फ ज़रूरत रह गई थी। मोहब्बत शायद ही वो नैना की कभी पा सकेगा, क्योंकि उसने जो गलती की थी वो अब चाह कर भी नैना से इस मोहब्बत की उम्मीद नहीं लगा सकता था। उसने 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया था, और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी, पूरी ज़िंदगी नैना की बेरुखी सहते सहते। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।